तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत उस माहौल से होती है जहां तुलसी अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, लेकिन बाहर से खुद को संभाले रखने की पूरी कोशिश कर रही होती है। शोभा और वृंदा उसके पास बैठी होती हैं। दोनों उसे दिलासा देती हैं और याद दिलाती हैं कि तुलसी ने कभी अपने सगे और सौतेले बच्चों में फर्क नहीं किया। करण हो, अंश हो या अंगद और परी, तुलसी का प्यार हमेशा बराबर रहा है। शोभा तुलसी से कहती है कि अगर कभी गौतम भैया को किसी चीज की कमी महसूस हुई होती तो वे खुलकर बोल सकते थे। परिवार ने कभी उन्हें रोका नहीं, लेकिन उन्होंने तो बात करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में आज उनका गुस्सा और नफरत बेईमानी जैसी लगती है। इधर तुलसी चुपचाप सब सुन रही होती है, लेकिन उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगता है। दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग दुनिया में नोएना सुचित्रा के सामने अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। वह बड़ी बेफिक्री से बताती है कि गौतम को मोहरा बनाने का आइडिया उसे अचानक नहीं आया था। यह सब मिहिर की कही हुई बातों से शुरू हुआ था। मिहिर ने कभी यूं ही जिक्र किया था कि उनका बेटा गौतम परिवार से नाराज होकर अलग रहता है, लोगों से शिकायत करता है और अब लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है। नोएना ने उसी जानकारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सुचित्रा जब उससे पूछती है कि यह बहुत बड़ा रिस्क नहीं था, तो नोएना मुस्कुराकर कहती है कि बिना रिस्क लिए उसने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया। उसी रिस्क के दम पर उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। लेकिन वह यह भी साफ कर देती है कि वह बिना तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरती। उसने वीरानी परिवार की हर कमजोरी, हर कच्ची कड़ी पहले ही जान ली थी। उसे पता था कि गौतम एक उलझा हुआ इंसान है जो अपने ही परिवार और मां से नफरत करता है। ऐसे इंसान को मोहरा बनाना सबसे आसान था। वापस तुलसी के पास लौटें तो वह शोभा और वृंदा के सामने अपना दिल खोल देती है। उसकी आंखें भर आती हैं जब वह कहती है कि एक औरत के लिए उसकी पहली औलाद का एहसास दुनिया का सबसे अनमोल एहसास होता है। पहली बार मां बनने की खबर, पहली हलचल और पहली किलकारी, ये यादें आखिरी सांस तक साथ रहती हैं। तुलसी कहती है कि यह एहसास ऐसा होता है जैसे भगवान खुद किसी की गोद भर दें। जब एक मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसे उसमें अपनी ही परछाई दिखती है। इसी वजह से उसके लिए यह दर्द असहनीय है कि जिस बेटे के साथ उसका पहला मां बनने का रिश्ता जुड़ा था, आज वही बेटा यह मान बैठा है कि उसकी मां उससे प्यार नहीं करती। वह अपनी किस्मत को कोसती है कि गौतम कभी उसके इस प्यार को समझ ही नहीं पाया। शोभा तुलसी को संभालते हुए उसे याद दिलाती है कि गौतम भैया के बिगड़ने में किसी और का नहीं, बल्कि खुद उनका ही हाथ रहा है। वह बताती है कि गौतम को 3 बड़ी प्रॉपर्टीज और 2 बार कंपनी के शेयर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने गलत फैसलों और गलत जगह निवेश करके सब कुछ गंवा दिया। इसमें न तो परिवार की गलती थी और न ही पापा की। शोभा यह भी मानती है कि गौतम के मन में यह नफरत एक दिन में पैदा नहीं हुई। उसे लगता है कि आरती चाची ने गौतम के दिमाग में मां और पूरे परिवार के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि वह आज तक उससे बाहर नहीं आ पाए। इधर नोएना सुचित्रा के सामने गौतम के दिल की कड़वाहट को और गहराई से समझाती है। उसका मानना है कि गौतम के दिल में करण के लिए नफरत इसलिए है क्योंकि करण मिहिर और मंदिरा की नाजायज औलाद था। इसके बावजूद तुलसी ने उसे सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। एक सगा बेटा होने के नाते यह बात गौतम को कभी बर्दाश्त नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ तुलसी भी इसी उलझन में फंसी होती है। वह शोभा से कहती है कि शायद करण की सच्चाई ही गौतम के दिल में इतने सालों से चुभ रही है। लेकिन तुलसी साफ कहती है कि करण को परिवार का प्यार उसकी वजह से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई की वजह से मिला था। करण ने अपनी जगह खुद बनाई थी। तुलसी हैरान होती है कि इतने सालों बाद अचानक गौतम को करण की अच्छाई क्यों खटकने लगी। उसे यकीन हो जाता है कि यह नफरत बेवजह नहीं है और परी का केस भी गौतम ने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। पर्दे के पीछे जरूर कोई और है, और वही सच नोएना खुद कबूल भी करती है। वह सुचित्रा को बताती है कि गौतम को परी के खिलाफ खड़ा करने वाली वही है। लेकिन यह सिर्फ तुलसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक बिजनेस मूव भी था।
तुलसी के पास 1000 साड़ियों का बड़ा ऑर्डर है। नोएना जानती है कि केस हारने और गौतम की एंट्री के बाद तुलसी का पूरा ध्यान परिवार की उलझनों में उलझ जाएगा। ऐसे में वह ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाएगी और ऑर्डर सीधा नोएना की कंपनी को मिल जाएगा। नोएना पूरे भरोसे से कहती है कि उसने तुलसी को कोर्ट में हराया है और अब बिजनेस में भी हराएगी। इधर तुलसी का ध्यान अभी भी अपने बच्चों पर टिका होता है। वह कहती है कि परी पूरी तरह टूट चुकी है, इसलिए वह चाहती है कि परी अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाए। वह बंदेज की उन लड़कियों की मिसाल देती है जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुलसी चाहती है कि परी भी वैसी ही मजबूत बने। तभी वृंदा उसे याद दिलाती है कि 1000 साड़ियों के ऑर्डर का वक्त आ गया है। तुलसी मानती है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उसके कंधों पर अब 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ परी को संभालना और दूसरी तरफ ऑर्डर पूरा करना। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरे विश्वास से कहती है कि वह दोनों काम जरूर करेगी। इसके बाद कहानी एक बेहद भावुक मोड़ लेती है। परी अपनी छोटी सी बेटी गरिमा को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन आंसू लगातार बहते रहते हैं। गरिमा अपनी मां को रोता देख डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिद की वजह से मम्मा रो रही हैं। वह मासूमियत से कहती है कि सॉरी मम्मा, अब मैं खाना नहीं मांगूंगी, आप मत रोना। यह सुनकर परी का दिल और टूट जाता है। वह अपने आंसू पोंछकर झूठ बोलती है कि उसकी आंख में कुछ चला गया था। तभी तुलसी वहां आती है। गरिमा को पानी चाहिए होता है और तुलसी किचन की ओर जाती है। परी भी उसके पीछे जाती है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से सबको इतनी परेशानी हो रही है। फैक्ट्री में लड़कियों को सोना पड़ रहा है। तुलसी प्यार से उसे समझाती है कि उसके बच्चे उस पर बोझ नहीं हैं। लेकिन परी का डर कम नहीं होता। वह रोते हुए अपना सबसे बड़ा डर बताती है कि अगर रणविजय गरिमा को ले गया तो वह जी नहीं पाएगी। तुलसी उसे हिम्मत देती है और भरोसा दिलाती है कि वे आखिरी दम तक लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इतने में दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से रणविजय की आवाज आती है कि वह गरिमा का पापा है और दरवाजा खोलने को कहता है। परी डर के मारे गरिमा को सीने से लगा लेती है, लेकिन तुलसी हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है। रणविजय अंदर आता है, तुलसी को तंज कसते हुए नमस्ते करता है और कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर गरिमा को अपने साथ ले जाने की बात करता है। रणविजय का गुस्सा अब किसी काबू में नहीं रहता। वह एक झटके में गरिमा को परी की गोद से जबरदस्ती छीन लेता है। अचानक हुए इस झगड़े से बच्ची डर जाती है और रोते हुए अपनी छोटी सी आवाज में कहती है कि उसे अपनी मम्मा के साथ रहना है। लेकिन रणविजय को बच्ची की मासूमियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे डांटते हुए कहता है कि जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसके शब्दों में एक अजीब सी धमकी छुपी होती है, जैसे वह यह जताना चाहता हो कि अब वह गरिमा को अपने हिसाब से ढालने वाला है। परी यह सब देखकर टूट जाती है। वह रणविजय के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह बच्ची को इस तरह न छीने। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि गरिमा उसके बिना नहीं रह पाएगी और वह खुद भी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाएगा। लेकिन रणविजय के चेहरे पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाई देता। उसके भीतर की कड़वाहट और बदले की आग साफ झलकती है। वह बच्ची को लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी तुलसी आगे बढ़ती है। तुलसी हालात की नजाकत समझते हुए बेहद सूझबूझ से काम लेती है। वह कोई बड़ा तमाशा नहीं करती, बल्कि प्यार से बहाना बनाकर गरिमा को रणविजय की गोद से अपने पास ले लेती है। वह बच्ची से कहती है कि चलो अंदर जाकर ड्राइंग करो, ताकि मासूम कानों को बड़ों की कड़वी बातें न सुननी पड़े। गरिमा अंदर चली जाती है और उसके जाते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। अब तुलसी सीधे रणविजय से सवाल करती है। वह बिना किसी डर के कहती है कि वह जानती है कि रणविजय को गरिमा से कोई सच्चा लगाव नहीं है।
फिर वह यह सब नाटक क्यों कर रहा है? उसका असली मकसद क्या है? यह सवाल रणविजय को चुभ जाता है और वह अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह कड़वाहट से भरे शब्दों में कहता है कि परी ने उससे शादी करके और फिर उसे तोड़कर उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। उसने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब वह भी हिसाब बराबर करना चाहता है, इसलिए उसने परी से उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी बेटी, छीन ली। परी यह सुनकर फिर से रो पड़ती है और कहती है कि बच्ची को इस गंदे खेल में न घसीटा जाए। लेकिन तुलसी उसे इशारे से रोक देती है और रणविजय से सीधे सौदे की बात करती है। वह पूछती है कि आखिर उसे चाहिए क्या। रणविजय तुलसी की समझदारी की तारीफ करता है और अपनी शर्त सामने रख देता है। वह साफ साफ कहता है कि परी चाहती है कि गरिमा उसके पास रहे और वह चाहता है कि उसे शांतिनिकेतन में रहने दिया जाए। उसका कहना होता है कि परी को घर जाकर सबको मनाना होगा कि रणविजय भी वहीं रहेगा। परी इसका विरोध करती है और कहती है कि तलाक के बाद यह सब मुमकिन नहीं है। लेकिन रणविजय तंज कसते हुए उदाहरण देता है कि जब उसके पिता बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में रह सकते हैं तो वह क्यों नहीं। फिर वह अपनी असली ताकत दिखाते हुए याद दिलाता है कि कोर्ट ने उसे फुल कस्टडी दी है। अगर वह चाहे तो परी को जिंदगी भर अपनी बेटी से मिलने से रोक सकता है। लेकिन वह दरियादिली दिखाते हुए एक मौका दे रहा है। उसकी शर्त साफ होती है, या तो परी गरिमा और रणविजय के साथ शांतिनिकेतन में रहे या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाए। तुलसी परी को समझाने के लिए उसे अंदर ले जाती है। इधर रणविजय अकेले खड़ा अपनी जीत पर इतराता रहता है। वह उनके बदले हुए हालात का मजाक उड़ाता है और खुद से कहता है कि उसके बुरे दिन कभी नहीं आएंगे क्योंकि उसके हाथ में तुक्का इक्का है। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है और हम शांतिनिकेतन पहुंचते हैं। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। परी घर लौट चुकी होती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। रणविजय भी उसके साथ होता है। परी घर वालों के सामने यह बात रखती है कि रणविजय यहीं रहेगा। यह सुनते ही घर में बवाल मच जाता है। ऋतिक अपनी बहन पर भड़क उठता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। ऋतिक को अफसोस होता है कि वह कोर्ट नहीं जा पाया, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि रणविजय ने वहां परी के साथ क्या क्या किया। वह परी से सवाल करता है कि इतना सब सहने के बाद भी वह इस इंसान को घर में क्यों लाना चाहती है। शोभा भी परी को समझाती है कि तलाक के बाद इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढोने का कोई मतलब नहीं है। तभी नोएना, जिसे हर बात में साजिश नजर आती है, ताना कसती है और पूछती है कि यह कोई नया खेल तो नहीं। पूरा परिवार परी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। रणविजय, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा होता है, मौके का फायदा उठाता है। वह तंज मारते हुए कहता है कि उसने तो बड़ा दिल दिखाकर चाहा था कि एक माँ और बेटी साथ रहें, लेकिन उसका अपना परिवार ही नहीं चाहता। वह धमकी देता है कि अगर ऐसा है तो वह गरिमा को लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी मिहिर नीचे आते हैं और सबको चौंका देने वाला फैसला सुनाते हैं। वह कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा और रणविजय यहीं रहेगा। इस फैसले का सब विरोध करते हैं, लेकिन मिहिर मानते हैं कि भले ही यह फैसला गलत लगे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जब नोएना सवाल उठाती है तो मिहिर उसे साफ जवाब देते हैं कि वह मां नहीं है, इसलिए मां की तड़प नहीं समझ सकती। वह घर के हर सदस्य को आईना दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे अपने बच्चों के बिना रह सकते हैं। आखिरकार मिहिर रणविजय से नफरत करते हुए भी उसे घर में रहने की इजाजत दे देते हैं, सिर्फ अपनी बेटी की ममता और अपनी पोती के भविष्य के लिए। रणविजय अपनी जीत पर मुस्कुराता है और तंज कसते हुए थैंक यू एक्स ससुर जी कहकर अपने कमरे में चला जाता है। बाद में परी मिहिर से माफी मांगती है, लेकिन मिहिर उसे गले लगाकर कहते हैं कि यह घर उसका है और मुसीबत में परिवार साथ न दे तो कौन देगा। तभी परी को तुलसी की बातें याद आती हैं। उसे समझ आता है कि इस वक्त उसकी बेटी का साथ सबसे जरूरी है। मिहिर का साथ पाकर घर का माहौल बदल जाता है।
आखिर में परी राहत की सांस लेती है और तुलसी को मैसेज भेजती है, थैंक यू मॉम, सब समझ गए, आई लव यू। माँ के भरोसे और बेटी की हिम्मत की इस जीत के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।